इमरान खान ने जो चाइनीज़ नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू की है, चीनी मीडिया के नुमाइंदे थे, उनसे गुफ्तगू की है और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने बताया है कि कोई हमें डिक्टेट नहीं करा सकता है। अमेरिका और दीगर जो भी मगरबी ताकतें हैं उनके हम अमन के साथी हो सकते हैं, उनके किसी कॉन्फ्लिक्ट का आइंदा हिस्सा नहीं बनेंगे और किसी एक ग्रुप बिटवीन अस एंड देम हमें डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। चीन के साथ ख़ास तौर पर जो हमारे ताल्लुकात हैं उस मामले में कोई हमें डिक्टेट नहीं करा सकता है। हमारे ताल्लुकात कितना भी दबाव हो चीन के साथ ना तब्दील होंगे और मज़ीद बेहतर होते जाएंगे। उसके अलावा इसी से मिलती जुलती बात की है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। उन्होंने कहा है कि कौमी असम्बली से जो खिताब किया था कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उसने जो पाकिस्तान की कौमी सलामती है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इशूज़ हैं, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी है, उसकी नई जहत जो है वो तय कर दी है और बिल्कुल रहनुमा उसूल जो है वो दे दिए हैं। कौमी पॉलिसी हमारी जो है हुकूमती पॉलिसी वो वाज़े कर दी है। चीन के साथ किसी किस्म के भी चीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। मगरबी ताकतों से बशमूल अमरीका वो बिल्कुल बराबरी की सतह पर और बुनियाद पर ताल्लुकात रखे जाएं। अच्छा जी, दबाव की आपने बात की कि कोई भी मुल्क अगर पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश करता है किसी भी सिलसिले में तो वो दबाव हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अब हम रुख करने वाले हैं एक ऐसी जगह का जहां आज अभी हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान बात कर रहे थे पाकिस्तान के किसान की, लेकिन वहाँ हम ये देख रहे हैं कि वहाँ के किसान को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। मैं बात कर रही हूँ भारत सरकार की। मोदी सरकार बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है। पिछले 7 महीने से वहाँ का किसान एफर्ट्स कर रहा है, एहतजाज कर रहा है, अपने हक में आवाज़ बुलंद कर रहा है, लेकिन इस आवाज़ को कोशिश की जा रही है कि दबा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये आवाज़ ज़्यादा स्ट्रांग होती दिखाई दे रही है क्योंकि अब ये ऐलान किया गया है भारत के ताजिरों की जानिब से, सरमायाकारों की जानिब से कि वो भी किसान के इस एहतजाज में शामिल होने जा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ ही जब भारत का जिक्र हो रहा है तो चूंकि वहाँ से एक नई किस्म आई है, कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया है, दैट इज़ डेल्टा। उसका फैलाव जो है अब दीगर ममालिक में होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में शरह कम हो रही है, ये भी डिस्कशन होगी और साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या किया जाना चाहिए वहाँ की इंतजामिया की जानिब से, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में शामिल होंगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। हमारे साथ रहिए। कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है, आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं, आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रखती गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए। वेलकम बैक जी। और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की उस गुफ्तगू की जो उन्होंने चाइना के मीडिया नुमाइंदगान से की है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा यह है कि अमेरिका हो या दीगर मगरबी ताकतें हों, उनकी जानिब से पाकिस्तान को या फिर पाकिस्तान जैसे जो दीगर ममालिक हैं उनमें से किसी को भी किसी एक ग्रुप का साथ देने पर जब मजबूर किया जाएगा तो उसे हम रजिस्ट करेंगे। ऐसा करना मुनासिब नहीं है क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे दूसरे ममालिक जो हैं वो न तो अमेरिका को ऐसा करने पर मजबूर करते हैं और न ही दीगर जो मगरबी ममालिक हैं उन पर किसी तरह का कोई प्रेशर डालते हैं। तो फिर ये प्रेशर पाकिस्तान पर भी नहीं डालना चाहिए और नहीं पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक पर। जी बिल्कुल ऐसा ही आसमा आपने जो बात की है बिल्कुल ऐसा ही अगर देखें तो जब ये 9/11 हुआ था तो उसके बाद यानी बिटवीन अस एंड देम डिवाइड करने की कोशिश की गई थी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत अमेरिका की तरफ से और डिवाइड कर भी दिया था उसने। लेकिन इस वक्त जो वज़ीर आज़म ने बात की है वो बुनियादी तौर पे उस कॉन्टेक्स्ट में की है कि चाइना के साथ, चूँकि ये कहा जाता है कि चाइना का एक ब्लॉक है जिसको हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, उसके साथ साथ कम्युनिस्ट ममालिक भी कह सकते हैं, एशियन ममालिक भी हैं, इनका एक ब्लॉक है। उसके बाद जैसे कहा जाता है कि मगरबी ताकतें हैं, वेस्टर्न ब्लॉक है, तो वो कोशिश ये करता है कि या तो आप हमारे साथ हैं या इनके साथ हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जैसा कि आसमा ने भी कहा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ बिल्कुल इस किस्म का सलूक जो है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हमें हमारे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, हमें अपने मफादात के मुताबिक फ़ैसला करना है। और चीन के बारे में तो बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है पाकिस्तान की कि जनाब नो टॉलरेंस नो रेजिस्टेंस, किसी किस्म का चीन के मामले में हम रेजिस्ट करेंगे,
हम हर किस्म किसी भी चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। चीन के मामले में चीन के साथ ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। चीनी जो नुमाइंदगान है मीडिया के, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे रियाज बरकी ने एक मुफस्सिल पैकेज आपके लिए तैयार किया, आपसे शेयर कर लेते हैं। चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मुकम्मल होने पर चीनी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक चीन ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, अफगानिस्तान, कश्मीर, सीपैक और कोरोना से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली रोशनी डाली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल के हवाले से चीन और अमेरिका के इख्तिलाफ़ात से मसाइल पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि हम सब के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान किसी के दबाव पर चीन के साथ अपने ताल्लुकात को कभी कम नहीं करेगा। China is our friend for 70 years through highs and lows. They've stood with us. So people in Pakistan have this great faith and trust in our friendship with people in China. So why should we be asked to take sides now? Why can't we have relationship with everyone? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सीपैक बेल्ट एंड रोड इक़दाम में एक कलीदी मंसूबा है। पाकिस्तान की मुस्तकबिल की इक़्तिसादी तरक्की के लिए ये मंसूबा एक बहुत बड़ी उम्मीद है। We have a high-level committee now to follow the CPEC projects. I'm going to Gwadar next week to oversee the projects, the pace which they are moving on, and to make sure that we meet our timelines. I look forward to my trip to China, which is in the offing in the next month, 2 months, and to further strengthen both our political ties and our economic ties. एक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी एक मुनफरिद मॉडल है। उन्होंने कहा कि चीन का निज़ाम हुक्मरानी बहुत सी मगरबी इंतखाबी जमहूरियतों से बेहतर साबित हुआ है। A society succeeds if that society has systems which bring two things forward: meritocracy and accountability. Accountability of the ruling elite, and secondly, which brings up merit in a society. So until now, the feeling was that democracy is electoral democracy is the best way where you get merit, leadership based on merit, and then hold that leadership accountable. But what CPC has done is that without that electoral democracy, it has actually achieved that and much better. सदर शी जिनपिंग की क़यादत के अंदाज के हवाले से सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर शी और वज़ीर आज़म ली जिस अमल के जरिए इस मकाम तक पहुँचे हैं, उसके लिए उन्होंने 30 साल जिद्दोजहद की। In Pakistan, we admire President Xi Jinping as one of the great statesmen of the modern world. Almost 700 million people have been brought out of poverty in the last 6-7 years. President Xi Jinping and Premier Li, they started working right from the canton, the real village level. And from there, they worked all the way up. They went through all the processes. So really, it's that long struggle which is what makes a leader. कोरोना के हवाले से सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस तरह चीन ने कोरोना का मुकाबला किया वो मुनफरिद था। उन्होंने चीन की तरफ से वैक्सीन की फराहमी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि चीन के बाद पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क है जिसने बेहतर अंदाज में कोरोना का मुकाबला किया। सिंकियांग के हवाले से सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मगरबी मीडिया और उनकी हुकूमतों के मौक़िफ़ और चीन के मौक़िफ़ में फ़र्क है। हम चीनी मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं। We have a very strong relationship with China. And because we have a relationship based on trust, so we actually accept the Chinese version. We find it a little bit hypocritical when there are much worse human rights issues in the world which get no attention. For instance, in Kashmir. Kashmir is a huge human rights problem. It's a police state where there are extrajudicial killings, there's imprisonment, there's arbitrary arrests and ban on media, and yet there is hardly any adverse comment in the Western media. अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी होती है तो इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर पाकिस्तान होगा। The moment the Americans decided there was no military solution, they gave a date of exit, and the moment they gave a date of exit, the Taliban considered that as a victory. Now, when they think they won the war, it's very difficult to make them come to some sort of a political settlement. The worry here is that we will be deeply affected if there is a civil war. So therefore, we want there to be a political settlement at all costs. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सियासी ताल्लुकात की तरह मीडिया के दरमियान करीबी ताउन के भी ख़्वाह हैं। उन्होंने चीनी क़यादत और कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी।
रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अच्छा जी, आज इस्लामाबाद ही में एक अहम इजलास भी हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस इजलास की सदारत की है और इस इजलास में डिस्कस क्या किया गया है ये भी आपको बता देते हैं। लाहौर के मुतालिक ये खबर हम कहें अगर तो गलत नहीं होगा, रावी सिटी जो बनाया जा रहा है, रावी के इर्द गिर्द जो हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाएंगी और साथ ही साथ जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, उसके क़याम में क्या पेशरफ्त हुई है, इस बात का इस इजलास में जायजा लिया गया है। ये दोनों जो मंसूबे हैं, रावी सिटी है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, चूंकि लाहौर में कायम किए जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो शख्सियात हैं वो भी आज के इस इजलास में मौजूद थी। आपको ये भी बताएं कि रावी सिटी के जो सफ़ायर बे मंसूबा है उसके लिए बोली चूँकि लगाई जाएगी। जो दहिंदगान हैं, बोली दहिंदगान जो बोली लगाना चाहते हैं, जो ये ख़रीदना चाहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, शेयर लेना चाहते हैं, वो तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। और रिजवान, हम यही देख रहे हैं, नाज़रीन को भी बताएंगे कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मंसूबे के शुरू होने से पहले बात की थी कि जी जब ये मंसूबा शुरू होगा तो बहुत बड़ी तादाद में प्राइवेट सेक्टर से लोग इसकी जानिब मुतवज्जे होंगे। वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, अपना पैसा लगाना चाहेंगे, एफर्ट्स करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि लाहौर जैसा शहर जो कि बड़ी ही बेहंगम तरीके से जिसकी आबादी बढ़ी, वहाँ एक प्लान सिटी अगर इसको कहा जाए, इसका नाम भी रावी सिटी ही है, एक प्लांट सिटी बनने जा रहा है, तो कौन नहीं चाहेगा कि इसमें इन्वेस्ट कर रहा हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर रहा हो। तो ये तमाम जो बोली दहिंदगान है ये भी आज के इस इजलास में मौजूद थे। जी नाज़रीन, अब आज की बड़ी खबर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमें पैनल से भी बताया जा रहा है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, इसमें कोई शक नहीं ऑन अ सीरियस नोट दैट दिस इज़ अ बिग न्यूज़ कि मुल्की बरामदात जो हैं वो 18% इजाफा हुआ है उसमें, और अब वो 25 अरब 30 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह तक जो है वो जा पहुँची हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल कौमी असम्बली में भी खिताब किया। वैसे भी जहाँ पर भी वो बात करते हैं, जब वो बात करते हैं मईशत की मजबूती की, तो उसमें मजबूती जब भी जहाँ पर भी मईशत की मजबूती की बात होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स सबसे बड़ा ज़रिया बनकर सामने आएंगी। बाकी तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो फॉर द टाइम बीइंग हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म टेम्परेरी हो सकती हैं मईशत की मजबूती के लिए। जैसे कि कल वज़ीर-ए-आज़म ने खुद भी कहा कि जो करंट अकाउंट हमने सरप्लस में डाला है ये भी शॉर्ट टर्म है। असल में एक्सपोर्ट्स जब किसी भी मुल्क की बढ़ती हैं तो उससे एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तरक्की करती है, फ्लॉरिश होती है, और उसके साथ साथ जो है रोज़गार के मौके पैदा होते हैं, ज़र मुबादला में इजाफा होता है। तो अब वो रिकॉर्ड सतह पर पहुंची हैं, कैसे पहुंची हैं, मज़ीद क्या करने का इरादा है, मुशीर तिजारत बता रहे थे। आपको बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद, हमारे नुमाइंदे। पैकेज देखिए। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान दरपेश मुश्किलात के बावजूद हुकूमती इक़दामात और बरामद कुनगान की मेहनत की बदौलत माली साल 2020-21 के दौरान टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, फार्मास्यूटिकल, कॉपर, पोल्ट्री और IT समेत दूसरी मसनूआत और खिदमात के शोबों की बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स पूरे साल में 25.3 बिलियन डॉलर्स, ये है द हाईएस्ट वी हैड इन आवर हिस्ट्री। गुड्स के साथ ऐड करो सर्विसेज, सर्विसेज में हमारे एक्सपोर्ट्स है ना वो हो गए हैं 6 बिलियन। तो पूरे साल में गुड्स और सर्विसेज 31 बिलियन। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि तजारत में इजाफे के लिए खित्ते के ममालिक के साथ रवाबत को फ़रोग दिया जा रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी हर मुल्क के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उनके लिए कनेक्टिविटी करनी है। जुलाई की 14 तारीख हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ उज़्बेकिस्तान में 2 एग्रीमेंट्स साइन करना है, एक ट्रांजिट ट्रेड और दूसरा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अफगानिस्तान के साथ भी यही 2 एग्रीमेंट्स है। मुशीर तिजारत ने कहा कि सनतों में मुसाबकत के लिए इजाफी कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी में बतदरीज कमी की जा रही है, जिससे मुकामी सनत बहाल होगी और बरामदात को फ़रोग मिलेगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
बिल्कुल जी, रिपोर्ट आपने देखी, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है और कोई मामूली इजाफा नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और अगर ये कहा जाए कि जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन ये इजाफा बस यूं ही बातों से नहीं हो गया, इसके लिए बहुत सारी एफर्ट्स करना पड़ी हैं और ये तमाम एफर्ट्स की गई हैं वज़ीर आज़म की जानिब से, उनकी टीम की जानिब से, लेकिन इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। उन्हीं में से एक शख्सियत हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी। एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, मलिक शाहिद साहब, जो कि साबिक प्रेसिडेंट रहे हैं, RCCI के माहिर माशियात भी हैं, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। मलिक शाहिद साहब, जैसे कि अभी मैंने कहा, नाज़रीन से भी बात करते हुए, उनको इन्फॉर्म करते हुए कि ये कोई रातों रात या सिर्फ बातों से नहीं हो गया, इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ी हैं। एफर्ट्स इसलिए भी मलिक साहब ज़्यादा करना पड़ी क्योंकि हम सबके इल्म में है कोविड की वजह से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर की मईशतें मुतासिर हुई हैं। उस मुतासिरा हालात के अंदर इस तरह से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, ये पहले तो बताइएगा कि किस कदर मुश्किल था, फिर जब इसको मुमकिन बना लिया गया है तो अब आप आगे मजीद क्या देखते हैं इसमें? देखें जी, जैसे कि आपने खुद कहा और आपकी रिपोर्ट में भी था कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स चाहिए थे जी। मेन चीज होती है जी कि आपको लीड कौन कर रहा है। जब आपको जो लीड कर रहा होता है मींस बिजनेस, मतलब जब वो डिलीवर करना चाहता है, वो ये कहता है कि जी मुझे सिर्फ बातें नहीं, मुझे ग्राउंड रियलिटी से अमली तौर पर रिजल्ट चाहिए, तो फिर टीम मजबूर होती है डिलीवर करने पे कि जी हमें टारगेट्स अचीव करने हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जी कि जब आप टीम्स को टारगेट देते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिकली जब वो मुमकिन करके दिखाना होता है तो उसके लिए आपको माहौल क्रिएट करना होता है, जिसको हमारी बिजनेस कम्युनिटी की लैंग्वेज में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। तो जब आपने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी थी तो फिर आप वाकई जब ये करके दिखाना चाहते थे तो आपने एक्सपोर्टर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए ऐसे हालात पैदा किए कि जी वाकई हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सके। एट द सेम टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम ऐसी आई कि दुनिया में हमारा जो एक खोया हुआ इमेज था वो बहाल हुआ। पूरी दुनिया का, आलमी दुनिया का हम पे ट्रस्ट लेवल जो है वो बढ़ा है। अब जब ट्रस्ट लेवल बढ़ा है तो उन्होंने दूसरे मुल्कों को छोड़ के हमारी तरफ दोबारा रुख किया है। अब जब रुख किया है तो उसकी वजह से हमारी ट्रेड, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। सबसे ज्यादा आप देखें कि हमारा 47% का इंक्रीज आया सर्विसेज सेक्टर में, और ये वो सेक्टर था जो कि बिजनेस कम्युनिटी कहती थी कि इसकी तरफ हमें ज्यादा तवज्जो देनी है। रीजन बीइंग कि जो हमारी इकोनॉमी पिछली एक दहाई से मईशत, हमारी एक्सपोर्ट डोले खा रही थी, डूबती नजर आ रही थी। अब उसकी रिवाइवल के लिए जब ये 2018 में गवर्नमेंट आई तो टाइम चाहिए था, रातों रात जैसे कि आपने कहा मुमकिन नहीं था। तो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मशवरा दिया कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सर्विसेज सेक्टर है, उसमें टाइम नहीं चाहिए, वो एक तैयार फसल है, उसको फौरन दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाएं। आपके सॉफ्टवेयर है, आपकी IT इंडस्ट्री है, फौरन ये तो सरे दस्त आपके हाथ में तैयार फसल है, इसको फौरन दुनिया में इस क्रॉप को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो ये चीज गवर्नमेंट ने बहुत इसको सीरियस लिया कि सर्विसेज सेक्टर हमारे पास फौरन है। बाकी हमारे पास हम बिजली को इम्प्रूव करेंगे, इंडस्ट्री को इम्प्रूव करेंगे, रॉ मटेरियल से ड्यूटियां कम कर रहे हैं, उसके नतीजे तो अब 3 साल बाद आने शुरू हुए हैं। लेकिन सर्विसेज सेक्टर हमारे पास, हमारा IT सेक्टर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, ये सारा वो लॉट थी जो हमारे पास हर वक्त तैयार थी। तो ये हमने क्या किया कि पूरी दुनिया में अपना सर्विसेज सेक्टर को भेजा, अपने मैन पावर को भेजा। अब देखें, अब हर वक्त हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर, रज़ाक दाऊद, फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब सब ये कह रहे हैं कि हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी हैं कोविड के बावजूद। वो क्या है कि हमने सर्विसेज सेक्टर को दुनिया में भेजा, खिदमात भेजी, मैन पावर भेजी, अब वो रेमिटेंसेस जो है, पैसा, डॉलर जो है पाकिस्तान में भेज रहे हैं। तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मजबूत हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। गो कि अभी इसमें बहुत मजीद इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अच्छा मलिक साहब, जैसे आपने भी बात की कि एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दिया गवर्नमेंट ने, फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ, जो मैन पावर थी, जो हमारी सर्विसेज थी, वो बाहर भेजी हमने। सर एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसको बहुत बूम मिलता है। उसके साथ साथ उसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है वो बेरोज़गारी कम होना, रोज़गार ज़्यादा मिलता है लोगों को। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि उस तरह से रोज़गार में इजाफा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
जो ये एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं इसका फ़ायदा आम आदमी तक पहुंचता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म खुद ये कल कह चुके हैं कि अब महंगाई रह गई है एक इशू जिस पर हमने काबू करना है। तो सर कहाँ कहीं ये कोई गवर्नेंस इशू है, मैनेजमेंट इशू है, लोकल सतह का, प्रोविंशियल सतह का, डिस्ट्रिक्ट की सतह का, क्या है? यानी अभी तक उस तरह से समरात नहीं पहुंच रहे। देखिए, इसका भी मैं बिल्कुल शुरू में जवाब में ये जुमला जरूर बोलूंगा कि रातों रात मुमकिन नहीं है। उसके डिफरेंट एलिमेंट और फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज ये है कि बेरोजगारी बढ़ तो रही है क्योंकि हमारी आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये तो नहीं कि हमारी आबादी जहां थी या हमारी जो यूथ है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं और ये फैक्ट भी है कि 60% हमारा आबादी का जो है वो इस वक्त 18 साल से 30 साल की ब्रैकेट में है। तो आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अच्छा, अब जो है बेरोजगारी में क्यों कमी नहीं आ रही जबकि हमारी इंडस्ट्री तो फुल बूम पे जा रही है। टेक्नोलॉजी देखिए, आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल पहले अगर एक टेक्सटाइल की फैक्ट्री में 400 बंदा काम करता था, अब पाकिस्तान ने तवज्जो टेक्नोलॉजी पे भी दी है। अब वो मशीन आ गई है। पहले एक काम जो 10 बंदे मैनुअली करते थे, अब उस मशीन पे सिर्फ 2 बंदे चाहिए। ये भी एक चीज है कि इस पे भी हमें तवज्जो देनी है कि यार मेन जो बेरोजगारी है वो उसकी वजह ये भी है कि टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़ती चली जा रही है। अब आप ये देख लें कि अगर एक फर्म थी, पहले वहां पे अगर मैनुअली 4 या 5 अकाउंटेंट या मुंशी रखे जाते थे, तो अब सॉफ्टवेयर आ गए हैं। अब उन 4 अकाउंटेंट्स की या उन 4 मुंशियों की जो मैनुअली काम करते थे, इवन छोटी छोटी अगर एसएमई तो आप देखें तो दुकानों पे या कॉटन इंडस्ट्री में भी हमारे एक लफ्ज चलता था कि मुंशी है, अब वो चीजें खत्म होती जा रही हैं। सही। तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। गवर्नेंस का इशू नहीं है, टाइम लगेगा क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है। मलिक साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन इसमें सर ये भी तो देखें ना कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनका अगर सिर्फ पाकिस्तान यानी थर्ड वर्ल्ड में अगर 10-15 साल पहले भी जिक्र किया जाता तो तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। आईटी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी मैन पावर है जो कि आईटी इंडस्ट्री से अपने घर बैठे गैजेट्स के साथ अपनी इन्वॉल्व है और वो यहाँ से अर्न भी कर रही है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने फ्लरिश किया है ओवर द ईयर्स, ओवर ये लास्ट डेकेड में। तो आप ये ठीक है, मैकेनाइजेशन ने लोगों की जो लेबर है, मैन पावर की जो लेबर थी वो तो उसको तो हर्ट किया है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा और भी तो बढ़ा है। तो प्रोपोर्शनली वेस्ट भी तो उसी तरह ही गया है ना। वेस्ट में तो बेरोजगारी उस तरह से नहीं बढ़ रही, गो के उधर भी बढ़ रही है। देखिए जी, एक और चीज है उसमें कुछ लोग उससे एग्री नहीं करते, लेकिन एक चीज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को तवज्जो देनी होगी वो एक एलिमेंट है जिसको हम लोग बहुत इग्नोर कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये है कि 60 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में कहीं पे गोल्डन हैंडशेक दिया जाता है या प्रॉपर रिटायरमेंट होती है। उसके बाद बहुत लोगों को, बहुत इदारों को दोबारा उधर ही कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी जिस पे भी गवर्नमेंट को तवज्जो देना और एड्रेस करना है कि जब वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है या 50 साल की उम्र में गोल्डन हैंडशेक ले रहा है, तो फिर अब वो पेंशन ले, न कि एक 30 साल या 25 साल की उम्र का एक लड़का या बच्चा है उसका अब हक मार दें। ये इस चीज को भी देखना है। मतलब वेस्ट में ये नहीं होता कि वो 60 साल में रिटायर हो गया और फिर वो पेंशनर होता है, वो रिटायर्ड लाइफ गुजारता है, वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लिया जाता अगर हम वेस्ट से मुआवजा कर रहे हैं। दूसरा एक चीज जो है कि अब इसमें बेरोजगारी में तदरीज इंशाल्लाह कमी आती जाएगी। जो हमारा कंस्ट्रक्शन का जो पैकेज आया और कंस्ट्रक्शन की तरफ गवर्नमेंट हमारी बहुत तवज्जो दे रही है, इंशाल्लाह इससे भी कमी आएगी। तीसरी चीज, चूंकि हमारी मईशत इतनी स्ट्रांग नहीं थी तो पहले 2-2.5 साल गवर्नमेंट ने तरक्याती डेवलपमेंट के कामों के लिए कोई फंड नहीं रखे थे, कोई काम तरक्याती मजीद नए प्रोजेक्ट्स नहीं हुए। इस साल बजट में अच्छे खासे अरबों रुपए रखे गए हैं नए तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए। अब जब वो नए तरक्की प्रोजेक्ट शुरू होंगे, डैम बनेंगी, सड़कें बनेंगी, बिल्डिंग्स बनेंगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल बनेंगे, यूनिवर्सिटियां, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो जॉबलेस लोग हैं। ठीक है, अच्छा बिल्कुल मलिक साहब, आपका पॉइंट जो है वो बिल्कुल पहुंच गया, समझ में भी आ गया। मलिक साहब जरा ये फरमा दीजिएगा, आपने खुद अभी कंस्ट्रक्शन का जिक्र किया, मैं भी इसी बारे में आपसे पूछना चाह रही थी। कंस्ट्रक्शन के शोबे को बहुत ज्यादा तवज्जो भी दी गई, बहुत ज्यादा मुराद भी दी गई। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि बाकी जो इंडस्ट्री है उसको तवज्जो नहीं दी गई, तवज्जो दी गई, तभी इतना बड़ा बूम हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर। ये फरमा दीजिएगा कि जब हमारे मैन्युफैक्चरर्स को सहूलियात देने की बात होती है, खाम माल में ड्यूटी के ऊपर छूट देना हो वो भी गवर्नमेंट की जानिब से किया जाता है, बिजली के नरखों को कम करना हो वो भी गवर्नमेंट की जानिब से किया जाता है। लेकिन अगर हम इससे भी एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स को 18 से भी ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, डबल नहीं बल्कि ट्रिपल करना चाहते हैं, तो क्या मैन्युफैक्चरर्स के कुछ और मुतालिबात हैं जो आप तक लोग पहुंचाते हों, जो आप समझते हो कि उस पर भी पीएम को, उनकी टीम को तवज्जो देनी चाहिए, उन पर भी नजरसानी होनी चाहिए?
जी हाँ, मैंने कहा कि अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। सही। जैसे कि जो ही सर्दी का मौसम आता है और पाकिस्तान में आबादी मैंने जैसे पहले रखी है बहुत तेजी से बढ़ चुकी है और बढ़ रही है, तो गैस का एक प्रॉब्लम होता है जो कि इंडस्ट्री को गैस के बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अब रिसेंटली आप पिछले 4-5 साल दिन से देख रहे हो तो लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है। ये वो चीजें हैं जिनको मुस्तकिल बुनियादों पे हमें हल करना होगा, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री से बहुत ऐसे लोग आते हैं जिनकी ऐसी मशीन्स हैं, जिनके ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जब बिजली चली जाती है, एब्रप्टली अचानक चली जाती है, तो उनको तो दोबारा जब बिजली आती है तो 1 घंटा तो सिर्फ उस प्लांट को, मशीन को ऑन करके दोबारा वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए चाहिए होता है। उनकी सारी रूटीन या जो उसमें रॉ मटेरियल होता है, वो जो एक प्रोडक्ट जब बैच चल रहा होता है टोटली जाया हो जाता है। ये छोटी छोटी जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये बड़ी उन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़े मैटर्स हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं ये लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। पाकिस्तान में बदकिस्मती अब तक ये रही है कि यहाँ पे वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज आई हैं, जो एक सियासी गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा जो भी पॉलिसी बनाई जाए उसको लॉन्ग टर्म होना चाहिए, उसको कुछ वक्त दिया जाना चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए और उसके फवायद और समरात जिसकी हम बात कर रहे हैं मलिक शाहिद साहब, वो आम आवाम तक भी पहुंचने का वेट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक शाहिद साहब, आप माहिर हैं मईशत को लेकर हमसे बात कर रहे थे एक्सपोर्ट्स के बढ़ने पर। बहुत शुक्रिया मलिक शाहिद साहब आपके बात के लिए। जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात अब कर लेते हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की, जिनका कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल जो कौमी असम्बली से खिताब किया, जो पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ ने आपसे बराह रास्त भी शेयर किया, तमाम मीडिया ने शेयर किया, उन्होंने हुकूमती पॉलिसी जो है वो वाज़े कर दी है, फ़ॉरेन पॉलिसी को गाइडलाइंस दे दी हैं, फ़ॉरेन ऑफिस को गाइडलाइंस दी हैं और वो डेफिनेटली वो यही हैं कि 2-3 इशूज़ आसमा जो चल रहे हैं पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की बुनियाद बने हैं। सबसे बढ़कर तो कश्मीर है। कश्मीर से फिर आगे रिलेटेड जो है वो आगे भारत के साथ क्या ताल्लुकात होंगे, कैसे ताल्लुकात होंगे, ये कश्मीर का मसला जो है वो डिटर्मिन करता है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर फ़र्स्ट की पॉलिसी पर अमल पैरा है कि सबसे पहले कश्मीर का मसला होगा, डिस्कशन में भी आएगा, मुज़ाकरात में भी होगा, तो कोई मुज़ाकरात ऐसे नहीं किए जाएंगे जिसमें कश्मीर का मसला शामिल ना हो। ख़ास तौर पर अगर देखें 5 अगस्त 2019 के जो इक़दामात थे जो मोदी की हुकूमत ने लिए, कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की, आर्टिकल 35A और 370 को जो है वह एब्रोगेट किया, उससे खुसूसी हैसियत ख़त्म हुई, वहाँ पर लेन देन और बाकायदा जो है वहाँ के शहरी बनना शुरू हो गए, गैर मुकीम कश्मीरी जो हैं वहाँ के। तो ये तमाम के तमाम कश्मीर हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत से उस वक्त तक बात नहीं होगी जब तक वो 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस नहीं लेता, और उसके साथ साथ चीन, इस पर कोई डिक्टेशन कबूल नहीं की जाएगी। बिल्कुल जी, चाइना के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल एक गहरी दोस्ती है और उस गहरी दोस्ती को किसी के प्रेशर में आकर बिल्कुल भी ख़त्म करना तो बड़ी दूर की बात, उसको कम भी नहीं किया जा सकता, बल्कि हम तो उसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज भी जब बात की है चाइना के मीडिया नुमाइंदगान से, तब भी यही कहा है। और उससे पहले, आज से 2 रोज़ पहले हम दिखा रहे थे जो चाइना का सरकारी मीडिया है, सरकारी TV है, जब वहाँ उन्होंने एक एंकर को इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि अब हम इस दोस्ती को जो तिजारती ताल्लुकात हैं उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। दोस्ती तो साथ साथ यकीनन चलेगी, मजीद मजबूत होगी, लेकिन कारोबार जो है उसको भी देखा जाना चाहिए, तिजारत को भी देखा जाना चाहिए। और CPEC के ज़रिए चाइना पाकिस्तान की कितनी मदद कर रहा है ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। बहुत सारे मंसूबे पाए तकमील तक पहुँच चुके हैं और बहुत सारे मंसूबे पाए तकमील को पहुँच जाएंगे जल्द। और आज तो वज़ीर आज़म ने ये भी कह दिया कि उसमें अब ज़राअत को भी शामिल किया जा रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए यकीनन बहुत ही खुशाइंद बात है। वज़ीर ख़ारिजा ने साथ ही साथ आज थोड़ा अपोजिशन को भी खास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को बहुत ज़्यादा आड़े हाथों लिया है कि जी आप तो बात करते हैं जमहूरियत की, जिस जगह आप तकरीर करते हैं, जहाँ भी आप बात करते हैं, आप जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन बिलावल साहब को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी तो अपनी पार्टी में बादशाहत है, आपकी तो अपनी पार्टी में जमहूरियत नामी कोई चीज़ नहीं है। बहरहाल जी, हमारे साथ डॉक्टर मुनव्वर साहब मौजूद हैं, मैं बताया जा रहा है। रिजवान, मैं चाहूँगी कि आप उन्हें वेलकम करें प्लीज़। जी डॉक्टर मुनव्वर हसन, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम रिजवान, वालेकुम सलाम अस्मा, आपके सुनने देखने वालों सबको सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में वक्त देने का, हमारे न्यूज़ शो का हिस्सा बनने का। डॉक्टर साहब, कुछ बात चल रही है फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलना है। गो के मौजूदा हुकूमत की हद तक अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें बड़ी कैटेगोरिक हैं, बाकी डेफिनेटली फ़ॉरेन पॉलिसी में उतार चढ़ाव आता है, चेंज होते हैं, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से फ़ॉरेन पॉलिसी डिटर्मिन होती है। लेकिन वो जो चीज़ें बिल्कुल सेट कर दी गई हैं भारत के हवाले से, कश्मीर के हवाले से जो मसला है वो है, और चीन के ताल्लुकात को भी वज़ीर आज़म ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि इस पर भी हम कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे। सर, मगरबी ताकतें हैं,
एक ब्लॉक अगर बनाया जा रहा है तो चलें, वो ठीक है। थोड़ा सा रहनुमाई फरमाइएगा। हमेशा ये शायद आईआर के स्टूडेंट को भी ये बात कंफ्यूज करती है कि कम्युनिस्ट ब्लॉक हो या मगरबी ताकतें हों, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को क्यों इन्वॉल्व किया जाता है इस जंग में? उनसे क्या फ़ायदा उठाया जाता है? उनको मैदान जंग बनाया जाता है या उनको मतलब क्या उनके साथ वो क्या करना चाह रहे होते हैं? बहुत ही अहम सवाल आपने उठाया है। पहले तो मुझे ये कहने दीजिए कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है इस वक्त, ये फोर्स्ड पॉलिसी से फॉरेन पॉलिसी की तरफ इसने मूव किया है। सही, यानी उसके अंदर आज़ादी का एलिमेंट नजर आता है। चाहे वो यूके विजिट के हवाले से हो कि हमने इनकार किया कि उसमें जब तक आप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का 10 सालों का रोड मैप नहीं देंगे हम विजिट करने के लिए तैयार नहीं हैं, या फिर एब्सोल्युटली नॉट आपको नजर आता है अड्डों के हवाले से या कश्मीर पॉलिसी पे या अफगानिस्तान पे, तो आपको एक आज़ादी नजर आती है। दूसरा एलिमेंट ये है कि हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हमारी पॉलिसी ने मूव किया है, जहां पे हमारी और खित्ते की खुशहाली को टॉप प्रायोरिटी मिली है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। अब जो आपका सवाल है, देखें ये बहुत एक अच्छे स्कॉलर हैं जॉन गाल्तुंग, और वो लेफ्टिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। वो ये कहते हुए हमें नजर आते हैं कि दुनिया में एक ऐसा स्ट्रक्चर सेंटर नेशंस ने डेवलप किया है जहां पे वो पेरिफेरल नेशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, और सेंटर नेशंस जो है उनकी कंपटीशन पेरिफेरल नेशंस में होती है, उनके दरमियान में झगड़े करवा के, जैसे मिसाल के तौर पे कश्मीर का इशू इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में है, बॉर्डर इशू इंडोनेशिया मलेशिया, माजी में इराक और ईरान के दरमियान में आप देखते रहे, कुवैत और इराक के दरमियान में देखते रहे। तो इस तरह के इश्यूज आपको नजर आते हैं, और वो पेरिफेरल नेशंस को आपस में लड़वा कर एक उनके दरमियान में डिसहार्मनी ऑफ इंटरेस्ट कायम करते हैं, और ताकि उनकी डिपेंडेंसी, छोटे ममालिक की जो डिपेंडेंसी है वो बड़े ममालिक के दरमियान में हो। अलबत्ता बहुत ही रैशनल पॉलिसी इस वक्त हमें पाकिस्तान की नजर आ रही है, जिसके तहत हम यानी एक फैसिलिटेटर और दरमियानी किरदार हम अदा करें, दरमियान का किरदार अदा करें, चाहे वो अमेरिका और चाइना की कंपटीशन का मामला हो, चाहे वो ईरान और सऊदी अरब का माजी में मामला हो, चाहे यमन की वॉर हो, उसके अंदर भी हमने उसके अंदर मुदाखलत नहीं की और इंटरवीन हमने नहीं किया। और कश्मीर पर तो हमारी दो टोक पॉलिसी है, और हम ये समझते हैं कि कश्मीर ही की वजह से हमने फ़लस्तीन में जो इजराइल है उनका हमने हमेशा मुखालफत की और फ़लस्तीनियों का साथ दिया है। और ये हमारी शहरग हम इसलिए कहते हैं कि जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो फीचर सेट किए थे हमारे फॉरेन पॉलिसी के, चाहे वो फ़लस्तीन के हवाले से हो चाहे कश्मीर के हवाले से, उस पर हमारा दो टोक मौक़िफ़ है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि माजी से हमने सबक सीखा है कि जब भी हमने कंसेशन दिए इंडिया ने उसको वायलेट किया है, उससे फायदा उठाया, उस पे वो तैयार नहीं हुए बातचीत के लिए। अच्छा, अब हम एक और चीज़ पे भी तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, और वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि पाकिस्तान इस तरह का रिएक्शन भी दे सकता है। अगर हम गुज़श्ता अदवार हुकूमत को देखें कि जिस तरह हर बात पे अमेरिका को यस सर कह दिया जाता था, उससे बिल्कुल हट के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल एक बयान दिया है, इजहार ख्याल किया है। मैं बात कर रही हूँ अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला की, इत्तेहादियों के इनखला की, उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट होने वाली है उस पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की है। जिस तरह से पाकिस्तान के किरदार को सराहा जाना चाहिए था, नहीं सराहा गया है, वज़ीर आज़म ने उस पर भी बात की है। और अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम क्या तवक्को रखते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं अमेरिका से, उस पर भी वज़ीर आज़म ने कल बात की। तो मुझे सर ये बता दीजिएगा कि अब जो हम चाह रहे हैं क्या वो पॉसिबल है? हम तो ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन का जो क़याम है वो अमल में आए, वहाँ पर अमन हो, सकून हो, फ़रीक़ैन जो है उनके दरमियान मुज़ाकरात हों, पायदार हुकूमत बने, यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो वापस अफ़गानी जो है वो जा सकें, हम भी थोड़ा सुकून में आए ना, पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान को लेकर। सर नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखें, जहाँ तक पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं ना, इसे हमें समझने की ज़रूरत है कि इसके अंदर हमें एक ट्रांजिशनल चेंज नज़र आई है, पैटर्न क्लाइंट से स्ट्रेंज क्लाइंट रिलेशनशिप की तरफ। और अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको ट्रांसैक्शनल ताल्लुकात कहा है, यानी पैसे देकर काम करवाना। अब ये जिम मैटिस साहब की नई किताब आई है, जो फॉर्मर यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जिसे कॉल साइन क्योस लर्निंग टू लीड, उसके अंदर भी उन्होंने इसी बात की निशानदेही की है। अब अमेरिका इस तरह से क्यों बिहेव करता है, उसे हमें समझना होगा अमेरिका की तारीख को देखते हुए, उसकी सकाफत को देखते हुए, जो उनके बर्ताव को ढालती है।
यानी एक एलिमेंट है यूनिकनेस का, वो समझते हैं कि वो यूनिक है दुनिया में और उन जैसा कोई भी नहीं है, लिहाजा वो दुनिया को सबक पढ़ा सकते हैं, दुनिया उन्हें सबक नहीं पढ़ा सकती। यही वजह है कि प्रीम्प्टिव स्ट्राइक का जो राइट था उन्होंने सिर्फ अपने पास रखा और दुनिया में किसी को देने को तैयार नहीं थे। दूसरा एलिमेंट है मैनिफेस्ट डेस्टिनी, यानी वो समझते हैं कि अल्लाह ने उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अनसिविलाइज्ड लोगों को सिविलाइज्ड करें। जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वो शायद हमें सब ह्यूमन समझते हैं। व्हाइट मैन्स बर्डन सर, व्हाइट मैन्स बर्डन, व्हाइट मैन बर्डन, एग्जैक्टली। तीसरा, उनके वॉशिंगटन जो पहला प्रेसिडेंट है उसकी फेयरवेल स्पीच देखें। वो कहते हैं दुनिया में आपका कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है, आपके परमानेंट इंटरेस्ट हैं। जो मफादात के लिए काम करें वो दोस्त हैं, मफादात के लिए काम न करें वो दुश्मन है। अब इसी तनाजर में आप पाकिस्तान को और अमेरिका के ताल्लुकात को देखें। अब इस पस मंजर में अफगानिस्तान में जो अमेरिका की नाकामी है और ट्रंप साहब की जो पॉलिसी में तजाद था अमेरिका फर्स्ट की वजह से जो खला पैदा हो गया है और दुनिया की दूसरी ताकतों ने उस खला को पुर किया है, उस पर अमेरिका थोड़ा फ्रस्ट्रेट नजर आता है। उन्हें ये समझ नहीं आती कि हिस्ट्री कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब जो ऑक्टेगोनल मल्टीपोलैरिटी दुनिया में आ गई है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। आपके तो शाम के अड्डे पर कल अटैक हुआ है जो कि अल उमर ऑयल फील्ड के आपका जो एयर बेस है, आप तो उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे इस वक्त। तो दुनिया में इस वक्त जो पाकिस्तान है उसको ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से उनकी जो स्टेटमेंट पाकिस्तान के हवाले से नजर आ रही है वो आपके सामने है। हमारा मफाद ये कि हम गैर जानिबदार रहें और हमारे वर्किंग रिलेशनशिप हो अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका डोमिनेंट पावर है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है दुनिया में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे उसका असर और रसूख है, और फिर सीपैक हो या कश्मीर हो उस पर हमें कंसेशन चाहिए। लेकिन हमारे असल स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात चाइना के साथ हैं क्योंकि राइजिंग पावर है, हमारा नेबर है, ट्रस्टेड फ्रेंड है, सीपैक का प्रोजेक्ट चल रहा है, ट्रेड प्रॉस्पेरिटी दुनिया में आएगी, रीजन में आएगी। यही वजह है कि यूएस का आपको रिएक्शन नजर आता है, चाहे वो फैटफ के हवाले से हो, 27 में से 26 हमने पूरी की, हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकाले, ममालिक ने आधी भी पूरी नहीं की, उनको ग्रे लिस्ट से निकाला हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनके। इसी तरह फिर इंडिया का आपके ऊपर ब्लेम नजर आ रहा है कि जी वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर एयर बेस पे पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया है, या अफगानिस्तान की तरफ से आपको वायलेशन नजर आती है बॉर्डर के ऊपर। तो एक किस्म का ये रिएक्शन और आपके ऊपर एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने हमेशा एतमाद को ठेस पहुंचाया है। यही हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी थी जिसने ओसामा बिन लादेन का इनको लीड दिया, उसके बाद डॉक्टर शकील आफरीदी को लगा के फेक वैक्सीनेशन प्रोसेस चला के राख की तारीखी में हमारी खुद मुख्तियारी की पामाली की गई। अलकायदा के बहुत से पेशवाओं को हमने पकड़ के दिया था, चाहे वो अबू जुबैदा हो या शेख खालिद हो, उसके बाद भी डू मोर की कहानी चलती रही। लिहाजा अमरीकी जो बर्ताव में जो आपको तकरार नजर आता है उसकी वजह जो है वो यही है जो तारीख में मैंने आपको बताया। डॉक्टर साहब बिल्कुल, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, अमरीकी बर्ताव आपने बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया। सर अब थोड़ा सा अफगानिस्तान की जो अब इंटरनल सिचुएशन आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं, बीइंग अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ आईआर मैं जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो देख भी रहे होंगे वो भी जानना चाहेंगे। अब ये पोस्ट एग्जिट जो अब ये हो रहा है और ये अगले 2-3 महीनों में बड़ा हेस्ट में एग्जिट हो रहा है, नेटो चली जाती है, अमेरिका चला जाता है सर, तालिबान दोबारा से सर उठाना शुरू हो गए और बकौल उनके कि उन्होंने बहुत सारे इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है, खबरें भी यही बता रही हैं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पहले ही अशरफ गनी साहब की अब्दुल्ला की जो कोलैबोरेटेड हुकूमत है वो काबुल तक थी या सदारती महल तक ही थी, तो अब तो बहुत जल्द सदारती महल तक भी वो पहुंचने वाले हैं। तो सर क्या फिर हम दोबारा 97, 98, 99 के रजीम में दाखिल होने जा रहे हैं अफगानिस्तान को लेकर? ये तो बड़ा ही कोई ग्रिम और डार्क सा सिनेरियो दोबारा से पेश होने जा रहा है सर। रिजवान बिल्कुल इसी तरह है। तारीख से अगर हम सबक नहीं सीखेंगे तो तारीख अपने आप को दोहराएगी, और तालिबान का 70 से 90 अजला पर इस वक्त कंट्रोल है, जुज़वी है या मुकम्मल है, और वो काबुल से तकरीबन 60 किलोमीटर दूरी के फासले पर हैं, और फिर शुमाली इलाका जहाँ तक भी उनकी रसाई है, और यहाँ तक कि वहाँ के लोग ताजिक या उज़्बुक उनको इस वक्त वो भी साथ दे रहे हैं, हमायदीन उसमें एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं। और ये अफगानिस्तान की जो सिचुएशन खराब है वो उसकी एक वजह यह है कि अमेरिका के जाने की वजह से ये जो एक बहुत ही जल्दी में जो उन्होंने फैसला किया उसे जो अफगानिस्तान की जो फौज है उसका मोराल आपको डाउन नजर आ रहा है। हालांकि अमेरिका ने 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स उनकी ट्रेनिंग पर खर्च किया है, और वो दावा करते थे कि बड़ी स्ट्रांग फोर्स है। फिर इक्विपमेंट की कमी है, लॉजिस्टिक्स के बगैर कोई फौज नहीं लड़ सकती है, वो लॉजिस्टिक्स या तो ले जा रहे हैं या उन्हें नाकारा बना रहे हैं। फिर तालिबान तहरीक में जिस तरह मैंने अर्ज किया कि उज़्बुक और ताजिक उसके अंदर शामिल हो रहे हैं, वहीं कमांडर वो लगाए जा रहे हैं, तो वो एक नफ्सियाती जो जंग थी माजी में, कल्चरल जो क्लैश था ताजिक पश्तून और नॉन पश्तून में,
उनको तालिबान ने सबक सीखते हुए उनको उसके अंदर शामिल कर रहे हैं और अमायदीन को अपने साथ मिला रहे हैं। अब यही वजह है कि तालिबान और फिर तालिबान उन ममालिक के साथ भी उनका बर्ताव बड़ा मुख्तलिफ है जो माजी में उनके मुखालिफ ग्रोहों को सपोर्ट करते थे, चाहे वो सेंट्रल एशियन स्टेट हो, ईरान हो, और किसी हद तक अब खुफिया मुलाकातें भारत के साथ भी होती रही हैं। तो तशवीशनाक हालत इस वजह से है, एक तो ये वजह है कि तालिबान आ रहे हैं, पावर में आ रहे हैं, और अमरीकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि वो 3 माह से 6 माह के दरमियान में तालिबान सारे कंट्रोल कर लेंगे इलाके को और हुकूमत गिर जाएगी। तशवीशनाक हालत इसकी वजह यह है कि एक तो एतमाद का फुकदान है। मैंने पहले भी आपके किसी प्रोग्राम में कहा था कि एतमाद का फुकदान है तालिबान और हुकूमत के दरमियान में। यूएस और पाकिस्तान का अफगानिस्तान के हवाले से अभी तक प्रेसिडेंट जो बाइडन का राब्ता हमारे साथ नहीं हो पाया। उसके अलावा तालिबान की ये जो गवर्नमेंट अफगानिस्तान की और पाकिस्तान के हवाले से जो है, फिर नॉर्दर्न एरियाज और तालिबान के हवाले से है, फिर भारत और पाकिस्तान के हवाले से है, तो फुकदान की कमी है। दूसरा आपको नजर आता है सियासी हल का फुकदान, जिसकी तरफ आपने निशानदेही की। सियासी हल न होना इस बात की गम्माजी करता है कि बड़ी तबाही होगी, और यही यूनाइटेड नेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भी इस बात का है कि वक्त बड़ा कम रह गया है अफगानिस्तान की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और एक क्राइसिस सिचुएशन डेवलप हो गई है। और क्राइसिस सिचुएशन इसलिए कि उसके अंदर क्राइसिस के तीनों एलिमेंट हैं। एलिमेंट ऑफ शॉर्ट टाइम रिस्पॉन्स है, थ्रेट है, उसके बाद सरप्राइज है जिस तरह से तालिबान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सियासी हल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुनव्वर साहब, आपने फरमाया अगर नहीं होता है तो फिर बहरान एक बहुत बड़ा पैदा हो सकता है, जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है। बहरहाल डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा की तरह हमारे शो के लिए वक्त निकाल रहे थे। थैंक यू सो वेरी मच। जी नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही है। अब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को बारीक बीनी से मामलात को देखने की ज़रूरत है। फ़ॉरेन ऑफिस पर बहुत ज़्यादा, यानी फ़ॉरेन पॉलिसी मेकर्स और ये बशमूल वज़ीर आज़म जिनकी क़यादत में ये सब कुछ चल रहा है, इनको बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से मामलात को देखने की ज़रूरत है कि अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे होना क्या है, यानी फोर्सी करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं कोरोना केसेस के हवाले से। वहाँ पर माशाल्लाह पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हमेशा की तरह। मौजूदा हुकूमत पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर से भी डील करने में कामयाब रही है, पॉलिसीज़ दी, उसके साथ साथ अवाम का ताउन रहा। और थर्ड वेव जब आई तो उसके साथ साथ जो है वैक्सीनेशन, चूँकि बहुत ज़्यादा एक एक्सटेंसिव तरीके से पाकिस्तान में शुरू की गई। गो के शुरू में एज ब्रैकेट्स दिए गए थे, लेकिन अब वॉक इन वैक्सीनेशन तमाम एज ब्रैकेट्स के लिए जो है वो शुरू कर दी गई। लेकिन उसके साथ साथ वैक्सीनेशन ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवाई लोगों ने। गो के अभी भी कम थी और उसको इनवाइट भी करते हुए नज़र आए, अट्रैक्ट करते हुए नज़र आए, मुख्तलिफ़ तरीके से कन्विंस कर रहे थे लोगों को। लेकिन बहरहाल अब हमें ज़रूरत है इस बात की कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन करवाई जाए, ताकि आसमा इस कोविड-19 जैसी बला से बिल्कुल जो है वो जान छुड़ाई जा सके। बिल्कुल जी, हम तो बहुत हद तक इससे जान छुड़ा भी चुके हैं। अगर देखा जाए, जहां तक शरह पहुंच चुकी थी उससे बहुत नीचे आ गई है, लेकिन मैंने बहुत हद तक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अभी पूरी तरह से जान छूटी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में कुछ केसेस सामने आ रहे हैं जिस पर तशवीश का भी इजहार किया गया था पिछले दिनों एमसीओसी की जानिब से, और कुछ लहे अमल में वहाँ पर तब्दीली भी हमें देखने में आएगी, आ भी रही है। अच्छा, लेकिन एक जगह जहाँ पर कोई तब्दीली देखने में नहीं आ रही, चाहे वो मकबूजा कश्मीर का इशू हो, चाहे वो कोविड-19 का इशू हो, और चाहे वो ब्लैक फंगस का इशू हो, जो वहाँ पर इंतजामात किए जाने चाहिए थे, जो पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए थी, वो पॉलिसीज़ नहीं अपनाई गई। मैं बात कर रही हूँ भारत की, जहां मोदी सरकार ढिठाई पर तुली हुई है। अस्पतालों में सूरत हाल अबतर हो चुकी है, कोविड वहां पर अभी तक संभलने में नहीं आ रहा है, जो ज़रूरी तिब्बी आलात हैं वो तक मौजूद नहीं हैं, वेंटिलेटर्स तक की बहुत जगह पे शिकायत आ रही हैं कि मौजूद नहीं हैं, डॉक्टर्स के लिए किट्स नहीं हैं। सिचुएशन क्या है ये हम आपको कुछ सूरत हाल दिखा भी रहे हैं। ये वो मरीज़ हैं जी जो कॉरिडोर्स के अंदर पड़े हुए हैं, और कुछ अर्सा पहले हमने आपको डेड बॉडीज भी शुक्र करें ये कॉरिडोर्स हॉस्पिटल के हैं तो बाहर पड़े हुए हैं, बाहर पड़े। और मैं बात कर रही हूँ डेड बॉडीज की जो वहाँ पड़ी हुई थी, उनको जलाने के लिए, क्योंकि उनके मजहब के मुताबिक जलाया जाता है, उनकी चिताएं जलाने के लिए भी वहाँ पर कोई इंतजामात मौजूद नहीं थे। ताफून फैल चुका था शहरों के अंदर, बदबू फैल चुकी थी, और लोग उसकी वजह से भी बीमारियों का शिकार हो रहे थे। अच्छा, ये जो नई किस्म अब एक और डेल्टा जो वहाँ से शुरू हुई है, वो बांग्लादेश के साथ साथ और दीगर शहरों में भी पहुँच रही है। लेकिन मसला ये है कि दीगर ममालिक तो शायद इसको कंट्रोल कर लेंगे, भारत इसको कंट्रोल करता दिखाई नहीं देता है। जी बिल्कुल, कैसा ही है, भारत कैसे कंट्रोल कर पाएगा, मुश्किल लग रहा है। और या शायद भारत की इस हुकूमत में कैपेसिटी हमें नज़र नहीं आ रही टू कंट्रोल द थिंग्स। और चूँकि इसमें मैं इसी से रिलेट करूँगा आगे, वो है जनाब के किसानों का मामला था। चाहे वो कोरोना का तो बहुत तफसील के साथ आसमान ने, जैसे आपने बताया, तमाम इकसाम थी। किसानों का जो मामला है
उसको भी उभरे हुए उठे हुए तकरीबन कोई 6 से 7 महीने, बल्कि शायद इससे भी कुछ ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन वो भी किसी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, क्योंकि नीयत ही नहीं है नरेंद्र मोदी की हुकूमत की कि वो मामलात को समझे, मामलात को काबू करने की कोशिश करे। उन्हें जो हिंदू नज़र नहीं आता, और हिंदू भी ख़ास तौर पर जो ब्राह्मजात का हिंदू है, जो ऊंची ज़ात के हिंदू हैं, वही उनको लगता है कि हिंदुस्तान में रहने का हक़ अगर किसी को है तो वो सिर्फ हिंदुओं को। हिंदुत्व इसी सोच का, इसी फ़िलासफ़ी का, इसी थेरी का नाम है, जो कि बाकायदा एजेंडा लेकर नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है। और इसको हम अगर ये कहें कि बीजेपी की हुकूमत भी कहें तो भी वो गलत तो नहीं है, लेकिन बीजेपी के बहुत सारे और भी रहनुमा पहले हुकूमत कर चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो अपनी शख्सियत है, जो हमने गुजरात में देखा जब ये वज़ीर आला थे गुजरात के, उस वक़्त उन्होंने क्या किया है, बिल्कुल एक स्लॉटर किया मुसलमानों का, और उसके बाद शायद इसी बात का सिला दिया गया उन्हें और उन्हें वज़ीर आज़म बनाया गया। तो नरेंद्र मोदी की अपने अंदर वो सलाहियत मौजूद नहीं नज़र आ रही कि मामलात को कंट्रोल कर सके, और यही किसानों के साथ हो रहा है, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा है। अच्छा, जब कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद उन पर तशद्दुद भी किया जा रहा है, इसी वजह से मुज़ाकरात कंट्रोल करने की नहीं हो बजाय। रहा है। बिल्कुल हुआ ये जी गाजीपुर बॉर्डर पर कि किसान चूंकि वहाँ पर मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अपने मुतालिबात को मनवाना चाहते हैं, गवर्नमेंट से बात करना चाहते हैं, गवर्नमेंट अब उनसे बात नहीं कर रही है। तो हुआ ये कि बीजेपी के कुछ कारकुनान यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने किसानों को गालम गलोच की और कहा ये कि जी आप चूंकि बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं तो हमारे पास ये राइट है कि हम आप पर पथराव करें, आप पर तशद्दुद करें। और फिर हमने ये तशद्दुद होता हुआ देखा, किसानों को यहाँ पर मारा गया, पीटा गया, और जी साथ ही साथ ये भी हुआ कि उनके ऊपर पत्थर भी फेंके गए। बहुत से अफराद जो हैं यहाँ पर ज़ख्मी हो गए थे, बहुत सारी गाड़ियाँ जो इर्द गिर्द खड़ी थी उनको भी नुकसान पहुँचा। अच्छा, यहाँ भारत में हम ये देख रहे हैं कि किसानों के इस एहतजाज के अंदर न सिर्फ अमलाक को नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि किसानों का अपना जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा वहाँ पर जब पड़ी तो वहाँ पर क्योंकि आर्जी घर वहाँ पर कुछ तामीर किए गए थे, उनके अंदर सहूलियात प्रॉपर उस तरह से मौजूद नहीं थी जैसी होनी चाहिए, तो उस वजह से भी किसानों का खासा बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद बात वही है रिजवान आप वाली कि मोदी सुनने को तैयार नहीं है, सलाहियत नहीं है, नीयत नहीं है, और यही मामलात को ख़राब करने की सबसे बड़ी वजह बनती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के हवाले से कुछ ऐसी शानदार ख़बरें जो है वो अब आपसे शेयर कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले आपसे शेयर करते हैं अबाउट लेडी डायना। लेडी डायना नाज़रीन, बिल्कुल आज उनकी 60वीं सालगिरह, 1961 में वो पैदा हुई थी, तो आज उनकी 60वीं सालगिरह मनाई जा रही है और इसको बाकायदा एहतमाम किया जा रहा है। किंगस्टन पैलेस में उनके मुजस्मे की तकरीब रुनुमाई भी होगी। ये वो खातून है आसमा जिसने लंबे अरसे तक, कई दहाइयों तक जो है वो लोगों के दिलों में बाकायदा, हम सब के दिलों में बाकायदा हुकूमत की है। जहाँ खूबसूरती का, जहाँ मिलाप का, मिलनसारी का जिक्र आता है, वहाँ पर लेडी डायना जो है वो जहन में ज़रूर आती है। बिल्कुल जी, अब बहुत ही खूबसूरत और खूबसूरत दिल रखने वाली, कहा जाता है कि इनका दिल जो है वो हीरे का दिल था, और नो डाउट। अच्छा, बहुत सारी ऐसी जगहों पर भी ये पहुंचा करती थी। अच्छा, ये जो मनाजिर, वैसे इस पर थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तब के हैं जब कुछ फोटोग्राफर्स इनका पीछा कर रहे थे, इनकी तस्वीरें लेना चाहते थे, इनके ड्राइवर ने तेज़ रफ्तारी में गाड़ी भगाई और उसी हादसे में ये इस दुनिया से कूच कर गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में इनके मद्दाह यहाँ पर पहुँचे, इनके आखिरी जो रसूमात थी उनमें शिरकत के लिए। और लेडी डायना की जब बात हो रही है तो कुछ इनके बेटों का भी जिक्र कर लेते हैं। शहजादा विलियम और हैरी को कौन नहीं जानता है, दोनों डियाना के बेटे हैं, लेकिन अब बहुत सारे अरसे के बाद हम ये देख रहे हैं कि वो दोनों अलग हो चुके हैं, कुछ अपनी बीवियों के मामलात की वजह से। वैसे पाकिस्तान में भी यही सारी चीज़ें बहुत सारे घरों में हो रही होती हैं, तो बरतानिया में भी नाज़रीन ये मामला चलते हैं, ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ भी ये दोनों भाई जो हैं, बिल्कुल सास मलिका बरतानिया, बहुत बड़ा उनका भी हाथ है कि ये दोनों भाई दूर हुए हैं। लेकिन जी अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि 60वीं सालगिरह मनाई जा रही है लेडी डायना की, तो उस पर ये दोनों भाई जो हैं इकट्ठे हो सकते हैं। न सिर्फ बरतानवी मीडिया बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया की नजरें लगी हैं 60वीं सालगिरह को लेकर जो तकरीबात होने जा रही हैं। वेट किया जा रहा है कि शायद जब विलियम यहाँ पर पहुंचेंगे तो हैरी भी यहाँ पर आ जाए, उन तकरीबात में हिस्सा भी लें और अपने भाई से मुलाकात भी करें। रिजवान जी बिल्कुल ऐसा ही है। 1997 36 साल की उम्र थी जब वो कार हादसे में हलाक हुई। शी वॉज अ टोटल रोमांस। पूरी दुनिया में जो है वो बाकायदा अभी भी अगर कोई प्रोवर्बियल है, यानी अगर कोई खूबसूरती की मिसाल देनी हो तो लेडी डायना का ही कहा जाता है कि
लेडी डायना की तरह की खूबसूरत है। तो ये भी है नाज़रीन, उसके साथ साथ उनके जो फलाही काम थे जिसकी वजह से शायद ये कहा जाता था कि क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ जो सिटिंग क्वीन है इस वक्त, उनके साथ उनके मामलात जो है वो कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं थे। जैसे कि आसमा आपने भी कहा कि वहाँ पर भी ये मामलात चल रहे थे, क्योंकि वो क्या करती थी, वो आम आवाम में, पब्लिक में बहुत ज़्यादा घुल मिल जाया करती थी, जो शायद डेफिनेटली ब्लू ब्लड होने के नाते, रॉयल ब्लड होने के नाते, रॉयल फैमिली होने के नाते उस तरह से शायद रॉयल फैमिली को वो पसंद नहीं था या उनको बिल्कुल इस चीज़ की आदत नहीं थी। तो बहरहाल ये सब कुछ जो है वो लेडी डायना ने इंट्रोड्यूस कराया कि जनाब ब्लू ब्लड के लोग जो हैं वो भी आम खून जो रेड ब्लड कहा कहलाया जाता है उनके साथ घुल मिल सकते हैं, उनके साथ मिल बैठ सकते हैं। यही वजह थी कि जब वो आप देखें कि वो कहा जाता है कि किलोमीटर्स तक जो है लोगों ने फूल उनकी जो है वो जहाँ पर वो उनको दफनाया गया वहाँ पर रखे, और पूरा इंग्लैंड ही नहीं पूरी दुनिया रो रही थी जिस वक्त लेडी डायना की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। अच्छा नाज़रीन, अब ना हमें आपसे कुछ सजेशंस चाहिए, कुछ तजावीज़ चाहिए। वो तजावीज़ चाहिए मुझे पैसे जोड़ने हैं बहुत सारे। तो कैसे जोड़ेंगे आप? पैसे तो मैं जैसे पैसे भी जोड़ लूंगी, मुझे एक गाड़ी खरीदनी है एंड दैट इज फ्लाइंग कार। द फ्लाइंग कार। जी हाँ, वो गाड़ी जिसका हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते थे, कभी हम सोचा करते थे बचपन में, बनाया भी करते थे, बल्कि जहाज बनाते थे। पैसे जोड़ने का वैसे आसान तरीका ये है कि खर्च ना करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना हम ख़वातीन के लिए। अच्छा जी, बहरहाल जी कमेटी डाल लेंगे, कोई बात नहीं। नाज़रीन, मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि फ्लाइंग कार आ चुकी है, वो गाड़ी जो सिर्फ 2.5 मिनट में कार से जहाज बन जाएगी। ये देखिए, जी जी बिल्कुल, ये अभी बन रही है। ये बिल्कुल जनाब ये वो कार है, ये अपना फ्लाइंग कार की कार है और जहाज़ का जहाज़ है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त आपने स्क्रीन पर और इसने कामयाब परवाज़ भी कर ली, 35 मिनट की तवील कामयाब परवाज़ की है इसने। तो ये तो बल्कि बाकायदा मैं समझता हूँ कि सड़कों पर जो ट्रैफिक है उससे भी जान छूट सकती है आराम से। जनाब आप वक्त का वक्त बचा, जगह की जगह बची, और ख़ास तौर पर हम ये कहें कि इसमें लेकिन इंजन जो है आसमा वो BMW का ही इसमें नस्ब किया गया है। BMW का इंजन है, लेकिन उसको ऐसी साख्त दी गई है, उसको ऐसा खूबसूरत बनाया गया है, उसमें कुछ ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसकी वजह से वो उड़ सकती है, फ्लाइंग कार बन सकती है। तो ये मेरे ख्याल में ये प्लेन इंडस्ट्री जो है, जो एयर इंडस्ट्री है, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है ये बात। अच्छा, ये 8,200 फीट तक की बुलंदी पर जा सकती है और 1,000 किलोमीटर तक ये परवास कर सकती है। बड़ी मज़े की ये कार है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वक्त लगेगा अभी से। जी जी बिल्कुल। आप और फिर ऊपर से आपने मुझे ये बता दिया नाज़रीन कि इसमें BMW का इंजन है, तो भाई गाड़ी खरीदना तो बड़ी दूर की बात, BMW का तो इंजन ही बड़ा। जी जी बिल्कुल, दीवाने का ख्वाब है, लेकिन फिर भी बहरहाल ख्वाब देखने पर कोई वो नहीं है। हाँ, दीवानी का ख्वाब, लेकिन ख्वाब देखने पर बहरहाल कोई जो है वो रुकावट नहीं है। और अल्लाह हम सबको इस काबिल करे कि हम अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंसान इस दुनिया में कामयाब इंसान समझा जाता है वो ये कि उसकी ख्वाहिशात पूरी हों। और इस वक्त हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है कि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और आसमा इकबाल को दीजिए इजाज़त। कल शाम ठीक 6 बजे इसी न्यूज़ शो के साथ हम आपसे दोबारा मिल रहे होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।